हेलो फ्रेंड्स, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेनू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 38 और सेक्शन 39 और सेक्शन 40 को कवर करने वाले हैं, जो हमें रिटर्न्स के बारे में बताता है। सेक्शन 39 हमें फर्निशिंग ऑफ रिटर्न के बारे में बताता है। सेक्शन 38 हमें इनवर्ट सप्लाईज के बारे में बताता है कि इनवर्ट सप्लाईज की रिटर्न हमें किस तरीके से फाइल करनी है। सेक्शन 40 हमें फर्स्ट रिटर्न के बारे में बताता है। सबसे पहले हम सेक्शन 39 को देखेंगे। सेक्शन 39 फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप जीएसटी में अपडेट रह सकें। सेक्शन 39 हमें फर्निशिंग ऑफ रिटर्न के बारे में बताता है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उनको कौन कौन सी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेगुलर टैक्सेबल पर्सन हैं तो आपको कौन सी रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको कौन सी रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है और सेक्शन 51, 52 में रजिस्टर्ड है तो आपके लिए कौन सी रिटर्न्स रहेगी, कौन सा फॉर्म रहेगा, किस तरीके से आपको फाइल करना है, वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। डिटेल में इसको वीडियो को देखेंगे, विद अपडेटेड रूल के साथ देखेंगे। आइए बढ़ते हैं सेक्शन 39 की बैरेक्ट की लैंग्वेज की तरफ। बैरेक्ट की लैंग्वेज हमें क्या कहती है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ के बात कर रहा है। सेक्शन 10 में जो रजिस्टर्ड है उनके बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 51, 52 में जो रजिस्टर्ड नहीं है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, person paying tax under the provision of section 10, section 51, section 52 shall for every calendar month or part thereof furnish in such form and manner and within such time as may be prescribed. Friends, जब भी हम बैरेट की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हम आपको जो इनके कुछ वर्ड्स होते हैं उनके बारे में बताते हैं। प्रिस्क्राइब्ड मतलब होता है जो रूल्स में हमारे कहा गया है। A return electronic in inward or outward supply of goods or services are both input tax credit availed, tax payable, tax paid, and such other particulars in such form and manner within such time as may be prescribed. हमें कौन सा फॉर्म भरना है, कितने टाइम में भरना है, किस तरीके से टैक्स की पेमेंट करनी है, ये हमें रूल में बताया गया है। रूल 61 में हमें डिटेल में बताया गया, वो भी हम आगे देखेंगे। इसको प्रोविजो ऐड किया गया। प्रोविजो में क्या कहा गया है? प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट में on the recommendation of the council notify certain class of registered person who shall furnish a return for every quarter or part thereof subject to such conditions and restrictions as may be specified within. सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 हमने देखा, सबसेक्शन 2 भी हम देख लेते हैं क्या कहता है। सबसेक्शन 2 हमें कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स under the provision of section 10 shall for each financial year or part thereof furnish a return electronic of turnover in the state, union territory, inward supply of goods or services or both, tax payable, tax paid, such other particulars in such form and manner and within such time as may be prescribed. हम इसको रूल 62 के साथ पढ़ने वाले हैं। जो कंपोजिशन टैक्स पेड पर्सन है उनके लिए रहेगा रूल 62। अब इसका एनालाइज क्या निकलता है, इन सेक्शन 1 सेक्शन 2 का क्या एनालाइज निकलता है वो हम देखते हैं। सबसेक्शन 1 हमें क्या कहता है? जीएसटी की रिटर्न्स के बारे में बताता है जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है। सेक्शन 39 सेक्शन 1 रेगुलर टैक्स पेयर अदर देन दोज कवर्ड इन सबसेक्शन 2, 3, 4 और 5 में जो कवर होते हैं उनको छोड़ के उनको फॉर्म भरना है, अपना जीएसटी और 3B फाइल करना है, मंथली फाइल करना है। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या रहेगी? 20th डे ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ की इसकी डेट रहेगी। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट की क्या डेट रहेगी? पेमेंट हमें करनी है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न की करनी है। रूल रहेगा 61। रूल कौन सा रहेगा? रूल 61। हमने सेक्शन 39 सेक्शन 2 को देखा था जो हमें कंपोजिशन डीलर के बारे में बताता है। इनको जो स्टेटमेंट फाइल करनी है CMP 08 फाइल करनी होती है, क्वार्टरली करनी होती है, 18th डे ऑफ द मंथ करनी होती है और इनका जो एनुअल रिटर्न है GSTR 4 है जो उनको
एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फाइल करना होता है। इसका जो रूल है, रूल 62 रूल रहेगा। 61 रूल को देखते हैं। 61 रूल हमें क्या कहता है। रूल 61 में बताया गया है कि हमें अपनी रिटर्न्स, कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, डिटेल में समझेंगे। रूल 61 में कहा गया फॉर्म एंड मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ मंथली रिटर्न। मंथली रिटर्न हमें किस तरीके से फाइल करनी है वही हम इसमें देखेंगे। ये रूल हम अपडेटेड रूल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रूल कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन रेफर्ड टू इन सेक्शन 14 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन 14 हमें ओआईडीआर के बारे में बताता है। और एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन और पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 or section 51 as the case may be under section 52 shall furnish a return in form GSTR 3 भी हमें फाइल करनी है। अदर देन पर्सन को छोड़कर, जो पर्सन एज पर सेक्शन 14 आईजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, एनआरटीपी है, सेक्शन 51 या सेक्शन 52 में है, उनके लिए अदर रिटर्न्स के फॉर्म है। अदर देन इनको छोड़कर जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उनको अपनी फॉर्म जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी है। इलेक्ट्रॉनिक थ्रू द कॉमन पोर्टल उनको फाइल करनी है। सबसेक्शन 1 और सेक्शन 13 एंड फॉर ईच मंथ और पार्ट देयर ऑफ बिफोर द 20th डे ऑफ द मंथ सक्सेडिंग सच मंथ में हमें फाइल करनी है। इसके प्रोविजो में क्या कहा गया था, प्रोविजो ऑफ सेक्शन 1 सेक्शन 39 हमें क्या कहता है, फॉर ईच क्वार्टर। सेक्शन 39 का हमने प्रोविजो पढ़ा था, उसमें क्वार्टर की बात की गई है। ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फॉर द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन मेंशन इन, हम कॉलम अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें जो है उनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है। और सेक्शन रूल 61 हमें, सब रूल 2 हमें कहता है कि आपको जो है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न, सब रूल 1 के अकॉर्डिंग उनको फाइल करनी है। और सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग उनको अपनी जो लायबिलिटीज हैं वो डिस्चार्ज करनी है। यानी कि जब हम जीएसटीआर 3 भी अपनी फाइल करते हैं तो हमें अपनी लायबिलिटीज को सेट ऑफ करना पड़ता है, उसको सेट ऑफ करना है टूवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अमाउंट पेबल अंडर द एक्ट ऑफ द प्रोविजन of this chapter by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger include the GSTR 3B। GSTR 3B जो हम फाइल करते हैं फ्रेंड्स, हमें अपनी उसमें कंसोलिडेटेड डिटेल देनी है आउटवर्ड सप्लाईज की और कंसोलिडेटेड डिटेल देनी है इनवर्ड सप्लाईज की। इसको सेट अप करने के बाद आपको लायबिलिटीज पे करनी होती हैं। अगर आपके पास क्रेडिट लेजर में अमाउंट है तो क्रेडिट लेजर सेट अप हो जाएगी, नहीं तो आपको कैश में जो है इसकी लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करना है। हम फर्दर देखेंगे जीएसटीआर 3B को ऑनलाइन हम किस तरीके से फाइल करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। सब रूल 2 के अकॉर्डिंग हमें इसकी लायबिलिटीज को सेट ऑफ करना है। अब सब रूल 3 क्या कहता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न एवरी क्वार्टर। अगर वो क्वार्टरली फाइल करना चाहते हैं तो उनको क्या करना है, shall pay the tax under the provision of subsection 7 or section 39 for first 2 months of the quarter by depositing the said amount in PMT 06 के अकॉर्डिंग उनको टैक्स पे करना है। कौन सी डेट रहेगी, 25th डे ऑफ मंथ सक्सेडिंग सच मंथ। अगर इसके प्रोविजो में ऐड किया गया है, सब रूल 3 के प्रोविजो में ऐड किया गया है, अगर कमिश्नर को लगता है कि जो पीएमटी 06 के द्वारा जो हमें पेमेंट करनी है तो उसकी डेट को भी एक्सटेंड कर सकता है।
अब 4 में, सब रूल 4 में क्या कहा गया है, द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सब रूल 3 में जो देखा हमने, above shall debited while filing the return for the said quarter in form GSTR 3B and any claim of refund of such amount laying in the balance in the cash ledger if any out of the amount so debit deposited shall be permitted only after the return in GSTR 3B for the said quarter has been filed. अगर आपके पास कोई कैश लेजर में बैलेंस बचता है तो आप उसका रिफंड भी ले सकते हैं, लेकिन रिफंड आपको तभी मिलेगा जब अपनी जीएसटीआर 3B को फाइल कर देंगे, उसके बाद कोई अमाउंट बचता है तो आप उसका रिफंड भी ले सकते हैं। ये सब रूल में लिखा हुआ है, सब रूल 4 में हमारा लिखा हुआ है। सब रूल 5 क्या कहता है, टाइम लिमिट को बताता है, वेयर द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न डिटेल ऑफ जीएसटीआर 1 अंडर सेक्शन 37 और फॉर्म जीएसटीआर 2 अंडर सेक्शन 38 हैज बीन एक्सटेंडेड, the return specified in section 31 subsection 1 shall in such manner in such condition and as the commissioner may by notification specified by be furnished in GSTR 3B electronic through the common portal। अगर टाइम लिमिट GSTR 3B की 1 की एक्सटेंड हो गई है, 2 की एक्सटेंड हो गई, तो GSTR 3B की जो है एक्सटेंड कर सकता है। अब जीएसटीआर 6 में हमें क्या क्या है, रूल 6 में हमें क्या कहा गया है, जीएसटीआर 6 में कहा गया है जिस भी रजिस्टर्ड पर्सन, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो है अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करेगा ऑन द कॉमन पोर्टल 20th डे ऑफ द मंथ, जिसकी भी टर्नओवर, जिस भी टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर जाती है तो उनको जो अपनी रिटर्न जीएसटीआर 3B की फाइल करनी है, अदर देन जो हमने डिस्कस किया जो रजिस्टर्ड है OIDR में या फिर रजिस्टर्ड है सेक्शन 10 में, सेक्शन 51 52 को छोड़कर जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उनको जीएसटीआर 3B फाइल करनी है 20th डे ऑफ द सक्सेडिंग मंथ में उनको फाइल करनी है। इसमें ना कुछ ग्रुप को डिसाइड किया गया, ग्रुप स्टेट 1 ग्रुप बनाया गया है, स्टेट 2 ग्रुप्स बनाया हुआ है, उनकी डेट को जो है एक्सटेंड किया गया है प्रिंसिपल प्लेस के अकॉर्डिंग। जिन भी टैक्स पेयर की टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक है, अप टू 5 करोड़ तक है और वो ग्रुप 1 की स्टेट में फॉल करते हैं तो उनको जो अपनी रिटर्न फाइल करनी है वो 22nd डे ऑफ द मंथ उसको फाइल करनी है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी हमारी स्टेट्स हैं जो कैटेगरी 1 में फॉल करती हैं। अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट में है तो आपकी जीएसटीआर 3B की जो डेट रहेगी 22nd डे ऑफ द मंथ रहेगी। स्टेट्स को देखते हैं, स्टेट आप केयरफुली सुनिएगा। स्टेट है हमारी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, उनको जो अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करनी है वो 22nd डे ऑफ द मंथ कर सकते हैं। और प्रोविजो जो है 61 रूल 61 का सेकंड प्रोविजो में क्या कहा गया है, सब रूल 6 के सेकंड प्रोविजो में स्टेट ग्रुप 2 को डिफाइन किया गया है। इस अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस ग्रुप 2 की स्टेट में फॉल करता है तो आपको अपनी जीएसटीआर 3B जो फाइल करनी है 24th डे को फाइल करनी है ऑफ द सक्सीडिंग मंथ में। कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो ग्रुप 2 में फॉल करती हैं फ्रेंड्स, हमारी हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। अगर आप इस स्टेट में फॉल करते हैं और आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है अप टू 5 CR है तो इस स्टेट के लिए जीएसटीआर 3B की जो डेट रहेगी, ड्यू डेट रहेगी वो 24th डे ऑफ द सक्सेडिंग मंथ रहेगी। आइए बढ़ते हैं रूल 61 की तरफ। रूल 61A हमें क्या कहता है, मैनर ऑफ ऑप्टिंग फॉर फर्निशिंग ऑफ QRMP स्कीम, यानी क्वार्टरली रिटर्न। क्वार्टरली रिटर्न आपको किस तरीके से फाइल करनी है, अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 CR है तो आप QRMP स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। आपको जो जीएसटीआर 3B जो फाइल करनी है वो क्वार्टरली फाइल करनी है, लेकिन जो आपको पेमेंट करनी होगी
वो मंथली पेमेंट करनी होगी और 25th डे ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ तक आपको जो है रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी। आप क्वार्टर रिटर्न्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आपकी जो है टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, तो आप इसके लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। और फिर आपको जो है मंथली पेमेंट फाइल करनी है और रिटर्न भी जो है मंथली फाइल करनी होगी एज पर रूल 61। आइए बढ़ते हैं रूल 62 की तरफ। रूल 62 हमें कहता है अगर आप एज अ कंपोजिशन टैक्सेयर पर्सन है तो आपको जो फॉलो करना है रूल 62 फॉलो करना है। रूल 62 कहता है हमें फॉर्म एंड मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट एंड रिटर्न। अगर आप कंपोजिशन टैक्सेयर पर्सन है तो आपको रिटर्न फाइल करनी है CMP 08 फाइल करनी है टिल द 18th डे ऑफ सक्सेडिंग सच क्वार्टर फाइल करनी है और आपको GSTR 4 फाइल करनी है। जो आपकी एनुअल रिटर्न होती है वो आपको एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फाइल करनी है। कुछ उसमें एडिशन है, करेक्शन करनी है तो आप उसमें कर सकते हैं और ये आपको पोर्टल पर ही फाइल करनी है। अब इसके सब रूल 3 क्या कहता है, इसमें क्या क्या डिटेल्स जाएंगी हमारी। डिटेल्स हमारी जाएंगी इनवॉइस वॉइस इंट्रास्टेट इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल जाएंगी, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड पर्सन हो। कंसोलिडेटेड डिटेल जाएगी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज की। ये हमें रूल कहता है। मैंने आपको सभी रूल की इंपॉर्टेंट बात बता दी है। अगर कोई भी फिर आपको डाउट लगता है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको जो रूल्स है सिंपली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, आप अगर प्लेन रीडिंग करेंगे तो आपको सभी रूल्स जो हैं समझ में आ जाएंगे। फिर भी कोई आपको डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सेक्शन 39 के सबसेक्शन 3 में। सेक्शन 3 हमें क्या कहता है, अगर every registered person required to deduct tax source under the provision of section 51 shall furnish in such form and manner as the case as may be prescribed a return electronic for the month in such manner in which such deductions has been made within the 10 days after the end of the such month. Subsection 4 क्या कहता है, every registered person registered as an input service distributor for every calendar month or part thereof furnished in such form in such manner as may be prescribed. Every registered non-residential taxable person shall, for every calendar month or part thereof, furnish in such form and manner as may be prescribed a return electronic within a 20-day or the end of the calendar or within 7 days after the last date of the registration specified under the provision of section 127. सेक्शन 27 ऑफ रजिस्ट्रेशन का हमें रजिस्ट्रेशन NRTP में किस तरीके से लेना होता है। इनको अपना बिजनेस कमेंस करने के बिफोर 5 डेज अपना रजिस्ट्रेशन लेना होता है और इनको जो है एक अमाउंट एडवांस में पे करना होता है। उसके बाद ही जो है इनको वो अपनी टैक्सेबल सप्लाईज इसमें कर सकते हैं। अगर आपको देखना है NRTP का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है तो आप हमारी रजिस्ट्रेशन का जो हमने वीडियो बनाई है सेक्शन 27 के ऊपर वो आप रेफर कर सकते हैं। सेक्शन 6 हमें कहता है द कमिश्नर में फॉर द रीजन बी रिकॉर्डेड इन रिटर्न बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न अंडर दिस सेक्शन फॉर सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड person as may be specified therein, provided that any extension of time limit notified by the commissioner or a state or the union territory shall be deemed to be notified by the commissioner. इसका क्रश निकल के क्या आता है, हमारा जो सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 हमने पढ़ा, अगर आप एज पर सेक्शन 51 रजिस्टर्ड हैं तो आपको जो है GSTR 7 फाइल करनी है। GSTR 7 आपको फाइल करनी है। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रहेगी ऑन द 10th डे ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ की रहेगी। इसका जो रूल रहेगा रूल 66 रूल रहेगा और जो ड्यू डेट है पेमेंट की कौन रहेगी, ऑन आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। सेक्शन सबसेक्शन 4 हमने पढ़ा जिसमें इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की बात की गई। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो रिटर्न रहेगा वो फॉर्म
रिटर्न 6 उसको फाइल करना है और ड्यू डेट रहेगी 13th डे ऑफ सक्सेडिंग मंथ और रूल रहेगा 65। पहले हम रूल 66 को देखते हैं, रूल 65 को देखते हैं फर्दर, फिर आगे हम देखते हैं क्या इसका प्रश्न निकलता है। रूल 65 कहता है फॉर्म एंड मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न बाय एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको फॉर्म जीएसटीआर 6 फाइल करना है, 13 डे ऑफ सक्सेसिव मंथ फाइल करना है, और आप जो आपकी रिटर्न रहेगी और रूल रहेगा रूल 65 के अकॉर्डिंग आपको फाइल करना है। रूल 65 हमें क्या कहता है, every input service distributor shall on the basis of details contained in form GSTR 6A were required after adding, correcting or deleting the details furnished electronic in the form GSTR 6 containing the detail of tax invoice on which credit has been received and those issued section 20 जो है हमारा सीजीएसटी एक्ट का, वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बताता है। ऑल्सो पोर्टल पर जो है अपना फॉर्म जीएसटीआर 6 फाइल करना है। 6A में क्या है, उनकी जो है इनवर्स की डिटेल आएगी, उसको एडिट करने के बाद उनको फॉर्म जीएसटीआर 6 उनको फाइल करना है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं जो जीएसटीआर 7 फाइल करनी है। 7 किसे फाइल करनी है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है एज पर सेक्शन 51 उनको फॉर्म जीएसटीआर 7 फाइल करना है। रूल रहेगा रूल 66 के अकॉर्डिंग जो है उनको फाइल करनी है। रूल 66 हमें क्या कहता है, फॉर्म एंड मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न बाय अ पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, उसको जो है फॉर्म जीएसटीआर 7 फाइल करनी है। The details furnished by the deductor under sub-rule 1 shall be made available to the deductee on the common portal GSTR 7 में उनका आएगा, और for claiming the amount of tax deducted in his cash ledger में उसका आफ्टर वैलिडेशन के बाद शो कर जाएगा, और सर्टिफिकेट उसका जो इशू होगा वो फॉर्म 7A में कॉमन पोर्टल पर है हमारा, उसका अवेलेबल हो जाएगा। ये रूल हमें बताता है। सेक्शन 51 सेक्शन 3 हमें इस सर्टिफिकेट के बारे में बताता है। सेक्शन 51 पढ़ेंगे तो उसको आप डिटेल में पढ़ लेंगे। आइए बढ़ते हैं एनआरटीपी के बारे में। एनआरटीपी जो है हमने 39 सेक्शन 5 में पढ़ा। एनआरटीपी के लिए कौन सी रिटर्न रहेगी और क्या रूल रहेगा वो हम इस वीडियो में देखते हैं। आगे देख रहे हैं, फॉर्म इनको 5 फाइल करना है। ड्यू डेट क्या रहेगी, 20th डे ऑफ द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ रहेगी, और 7th डे द लास्ट पीरियड ऑफ द रजिस्ट्रेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, जो भी है इसका। और जो टैक्स पेमेंट की डेट रहेगी ड्यू डेट से पहले और उनको फाइल करनी है। फॉर्म 5A supplier located outside the territory making supply online database assist travel जो है और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए फॉर्म 5A में शो करेगा, और जो इसकी ड्यू डेट रहेगी फाइलिंग ऑफ रिटर्न की वो रहेगी 20th डे ऑफ सक्सेडिंग मंथ। और रूल 64 के साथ हम इसको पढ़ने वाले हैं। रूल 64 हम देख लेते हैं। और कमिश्नर के पास पावर है, अगर वो चाहे तो इसकी डेट को भी एक्सटेंड कर सकता है। आइए देखते हैं रूल 64 हमें देखना है। रूल 63 हमारा एनआरटीपी के लिए और रूल 64 हमारा जो है ओआईडीआर के लिए है। अगर आप ऑनलाइन डाटाबेस रिट्रीवल में रजिस्टर्ड हैं तो उनके लिए रूल 64 रहेगा। रूल 63 हमें कहता है एवरी रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन शैल फर्निश अ रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 5 में उसको फाइल करना है, कॉमन पोर्टल पर फाइल करना है, इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाइड एंड इनवर्ड, एंड शैल पे द टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी और फी एंड अदर अमाउंट पेबल अंडर द एक्ट को पे करना है 20 within the 20 days after the end of the
tax period or within 7 days after the last date of the validity of the रजिस्ट्रेशन whichever is earlier। जैसे जो भी जो है NRTP हमारे होते हैं वो बाहर से हमारे देश में या अपनी टेरिटरी में जो है बिजनेस करने के लिए आते हैं, तो उनको जो रजिस्ट्रेशन एक टाइम पीरियड के लिए मिलता है, फर्स्ट 90 डेज के लिए उनको मिलता है। अगर उस वैलिडिटी के अंदर जो है इनको अपनी टैक्स की पेमेंट करनी होती है। फर्दर आप जानना चाहते हैं एनआरटीपी के रजिस्ट्रेशन किस तरीके से लिया जाता है, क्या रिस्ट्रिक्शंस, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के चैप्टर जो है की वीडियोस रेफर कर सकते हैं। सेक्शन रूल 64 की तरफ बढ़ते हैं। रूल 64 हमें ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एसेसन रिट्रीवल की बात करता है। इसको जो है फॉर्म फाइल करना है, 5A इसको फाइल करना है और 20th डे ऑफ द सक्सेडिंग कैलेंडर मंथ के हिसाब से उसको फाइल करना है। आइए बढ़ते हैं सबसेक्शन 7 की तरफ। सेक्शन 39 सबसेक्शन 7 हमें क्या कहता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 और सेक्शन 3, 5 shall pay the government the tax as such return not later than the last date which is required टू फर्निश सच रिटर्न है। हमने देख लिया कौन कौन से टैक्स पेयर को कौन कौन से रिटर्न फाइल करनी है। इसमें प्रोविजो ऐड किया गया है, प्रोवाइडेड दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश रिटर्न अंडर द प्रोविजो टू सेक्शन 1 शैल पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट and the tax due taking into inward or outward of the goods or services, both input tax credit availed and tax payable and such other particulars during the month in such form and manner as may be prescribed। इसका सबसेक्शंस जो है आप कॉमनली रीड कर सकते हैं। इसका एनालाइजेशन हम देख लेते हैं किस तरीके से एनालाइज किया गया है इन सेक्शंस को। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन 2, सेक्शन 3, 4 और 5 में रजिस्टर्ड है, उनको जो है टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। आउटवर्ड सप्लाईज और इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज ऑन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज द केस में बी। Every registered person covered section 1 और 39(2) में कवर है shall furnish a return every tax period whether or not supply of goods or services or both have been effected during such period। It means you have liable to file nil return also। अगर आप एज अ नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, अगर आप कोई भी आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाईज नहीं होती हैं, तब भी आपको जो है नील का रिटर्न फाइल करना है। Every registered person including ISD, import service distributor or paying tax person liable to deduct tax source who has furnished or required to file a return of this section can be identification of any error or omission the same in a tax period which such error or omission shall be notified। अगर आपको कोई एरर नजर आता है तो आप उसको नेक्स्ट मंथ के रिटर्न में जो है रेक्टिफाई कर सकते हैं। कोई रेक्टिफिकेशन है, एडिशन हुआ है आउटपुट सप्लाई में और कोई डिडक्शन हुआ है इनपुट क्रेडिट में, तो आपको जो है टैक्स पे करना है। इसका सेक्शन 50 आपको जो है इंटरेस्ट की लायबिलिटीज उस पे पे करनी पड़ेंगी। अगर आपको ये ओमिशन मिलते हैं आफ्टर स्क्रूटनी या ऑडिट के बाद, तो इन ओमिशंस को आप नहीं कर पाएंगे। यही इस रूल में कहा गया है। अगर आप पे कोई ओमिशन हो गया है, कोई रेक्टिफिकेशन करनी है, तो आपको जो है सितंबर मंथ तक कर सकते हैं सक्सेडिंग फाइनेंशियल ईयर की, या फिर एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, तब तक आप उसमें जो है कोई रेक्टिफिकेशन आपको करना है, कोई ओमिशन है या कोई एरर हो गया है, तो आप सितंबर मंथ की रिटर्न तक कर सकते हैं, या फिर एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर आपको करना होता है। अब इसमें लास्ट सेक्शन 39 सेक्शन 10 हमें कहता है रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश अ रिटर्न फॉर एनी टैक्स पीरियड अनलेस returns for all previous tax period has been filed by the registered person। अगर मान लीजिए आपको आपकी अप्रैल मंथ की रिटर्न फाइल नहीं हुई है, तो आप उससे पहले मई की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। पहले आपको अप्रैल की रिटर्न फाइल करनी है, उसके बाद ही आप जो है मई की रिटर्न फाइल कर पाएंगे। ये हमने देखा सेक्शन 39। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने सभी रूल्स के साथ आपको समझाया है। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन 38। सेक्शन 38 हमें जो बात करता है इनवर्ड सप्लाईज की बात करता है। फ्रेंड्स, जो जब सेक्शन 38
जो है फर्निश डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लायर्स की बात करता है। इसको हम देखते हैं क्या कहना चाहता है। सेक्शन 38 जब हमारा सीजीएसटी एक्ट को लाया गया तो पहले था कि जीएसटीआर 1 को लाएंगे, जीएसटीआर 2 को लाएंगे, 3 को लाएंगे, इस तरह के रिटर्न लाने का प्रोविजन था। अब जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो अपनी सेक्शन 37 में रिटर्न फाइल करेगा वो रेसिपिएंट के 2A में शो करेगा और उसके हिसाब से ही जो है आईटीसी का बेनिफिट लेगा। ये सेक्शन 38 हमें कहता है। 38 को आप प्लेन रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप सेक्शन बढ़ते हैं सेक्शन 40 की तरफ। सेक्शन 40 हमें क्या कहता है? सेक्शन 40 कहता है आपको फर्स्ट रिटर्न फाइल करनी है। जब आपने रजिस्ट्रेशन लिया तो जो आप रिटर्न भरेंगे उसको फर्स्ट रिटर्न का नाम दिया गया है, वो फर्स्ट रिटर्न आपको फाइल करनी है। सेक्शन 40 हमें क्या कहता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज मेड आउटवर्ड सप्लाई इन द पीरियड बिटवीन the date on which he has become liable to registration until the date on which the registration has been granted shall declare the same in first return furnished by him after grant of registration। तो उसको जो रिटर्न फाइल करनी है जीएसटीआर सीबी जो भी फाइल करेगा उसकी फर्स्ट रिटर्न कहलाएगी। ट्रस्ट का निकलता है इसका जीएसटीआर जो फर्स्ट रिटर्न फाइल करनी है। ऑन द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अ टैक्सेबल पर्सन is required to furnish his first return. This section specifies the period for which the first return needs to be furnished. It is important to note that there is no separate form return prescribed for first return. We have to file the first return form GSTR CB as the case में भी हमें फाइल करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, अगर आपके थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई थी तो आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, उस केस में क्या होता है आपको आईटीसी मिलता है। एज पर सेक्शन 18 आप आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। उस आईटीसी का बेनिफिट लेने के लिए भी आपको जो है रिटर्न फाइल करनी होती है। एज पर सेक्शन 18(1) पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट एज क्रेडिट इनपुट हेल्ड इन स्टॉक कंटेनिंग सेमी फर्निश्ड फर्निश्ड गुड्स इनपुट। जो भी उसके पास स्टॉक पड़ा वो उसका आईटीसी का बेनिफिट ले सकता है। आई होप आपको फ्रेंड सेक्शन 38, सेक्शन 39 और 40 समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके जो है सेक्शंस को कवर करेंगे। रिटर्न्स के सेक्शन जो हमारे 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 तक हमारे इसमें कवर किए गए हैं, वही आज नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको सेक्शन 38, सेक्शन 39 समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर भी कोई डाउट भी है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।